एनएलसी जितनी मर्जी भी कोशिश कर ले, रेलवे का फ्रेट कोई नहीं ले सकता। देखिए, रेलवे का फ्रेट जो है वो इतना सस्ता और इतना आरामदेह और शहर के अंदर डिलीवर करने वाला है कि एनएलसी का बाप भी वो डिलीवर नहीं कर सकता। तो फिर क्यों नाकाम हो गया? मैं आपसे अर्ज करता हूं ना, नाकाम इसलिए हुआ कि अगर मैंने ये सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि एक गंदा इंजन का तेल डाला गया जिससे 60, ये मैं अपना बयान नहीं दे रहा, मैंने 60 का है, सेक्रेटरी रेलवे ने 50 का है, जिससे 60 इंजन जो हैं वो तबाह हो गए। जानबूझ के ये अमेरिकन इंजन लेने थे जिसका टेंडर 14 तारीख को खुल गया। ये 150 और जो 75 इंजन चाइनीज के थे वो 1.5 साल से लोन भी सैंक्शन है, एलसी नहीं खोली जा रही इन अमेरिकन इंजनों के लिए जिनकी कमीशन तय है। और क्रैंक शाफ्ट जो है 1-1 करोड़ रुपए तो की कमीशन नहीं मिलेगी क्योंकि हुकूमत तो जाने वाली है। सर, अगर मुझे आप इफ्तिखार साहब मुझसे आप सवाल कर लें तो मैं फिर आपसे हाजिर हूँ। नहीं, मैंने सही सवाल किया सर। अच्छा। आपने कहा कि जो एनएलसी उसका कोई रोल ही नहीं है। एनएलसी ने जो रिपोर्टें हम पढ़ते हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान रेलवे का फ्रेट का सारा निज़ाम तबाह बर्बाद कर दिया, उसकी आमदन का एक बहुत बड़ा जरिया बंद करके रख दिया। वो किसको जाता था? जो मेरी गुजारिश सुने। पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी मार्केट है कि यहाँ चंद सौ देखें, एक ट्रेन जो है वो शायद 20 एनएलसी के ट्रकों को उठा लेती है। अगर रेलवे में मार्केटिंग के लिए जो सूरत हाल है उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, जो उसके निर्ख हैं उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, मैं शेख साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे हाशमी साहब से भी, वो हम प्रोग्राम में इफ्तिखार साहब से भी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद कि अभी मेमो स्कैंडल कहाँ लेके जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है। जी जरूर शेख साहब, ब्रेक के बाद आपसे ये जवाब लेते हैं कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है और अगर उस पर बहस ना की गई तो ज्यादती होगी कि हुसैन हक्कानी सुल्तानी गवाह बनने के लिए तैयार है। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहरानों में घिरा पाकिस्तान, 2012 के चैलेंजेस, मेमो स्कैंडल जो कि अपने अंजाम की तरफ रवां दवा हैं। और मैंने वक्त ज़ाया किया बगैर इस मौजू पे भी बात करनी है क्योंकि अब कमीशन अपना काम शुरू कर चुका है। और हाशमी साहब के पास सबसे पहले मैं जाती हूँ। हाशमी साहब, आप क्या देखते हैं, क्योंकि कोर्ट पर बहुत अदम एतमाद का इजहार भी किया जा रहा है, ये सारे बहरान इकट्ठे होके कहीं आके कोर्ट के गले में न पड़ जाएं और कोर्ट को ये फैसला न देना पड़े जिसकी कि आपने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी, जुडिशल ऑर्डर की, तो क्या देख रहे हैं, आपको क्या नजर? देखिए, मैं जैसे शेख रशीद साहब के पास मालूमात भी हैं, उन्होंने फरमा भी दिया है, मैं मालूमात के करीब नहीं हूँ। इसी तरीके से इफ्तिखार भी जो है वो मालूमात का कुर्ब का ताल्लुक वो दावा रखते हैं, मैं उसके भी करीब नहीं हूँ। मैं एक दूर का बंदा हूँ जो देख रहा है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल कम होगा, मसाइल बढ़ते जाएंगे या कम होंगे। और हालात ये हैं कि ये मेमो का स्कैंडल जो पहले हमें समझ भी नहीं आ रहा था, कहाँ से उठा, कैसे आया, वो कितना अहम होता जाएगा, मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ जिम्मेदारी सियासी रहनुमाओं पे होती है। सियासी रहनुमा मुश्किल तरीन वक्त में अगर कोई उसका हल पेश न करे, कोई फार्मूला पेश न करे और कौम के सामने कोई रास्ता न निकाले तो वो लीडर नहीं है, वो रहनुमा नहीं है। मैं मुख्तसर बात हुई करता हूँ कि ये अगरचे हो सकता है जैसे हम कहते हैं जुडिशल ऑर्डर कल किसी को करना पड़े, ये हो सकता है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हल सोचे, मैं कहता हूँ नहीं, इसका पॉलिटिकल हल सोचे। अगर मेरी बात सुन रहे हैं वज़ीर आज़म या दूसरे लोग, हमारे पार्टी जो थी मुस्लिम लीग, उनके बरसे इक़्तिदार लोग, कि वो इसका पॉलिटिकल हल निकालें और सब ये बातें स्कैंडल जो इफ्तिखार कह रहा है कि तबाही हुई थी 70 में हुई थी तो 77 में हुई थी तो 67 में क्यों नहीं हुई थी, 68 में क्यों नहीं हुई थी, पाकिस्तान को तबाह 1970 में क्यों किया गया था,
कौन सी लीडरशिप थी, इसलिए ये बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ उसको छोड़ दें, आप इसका पॉलिटिकल हल पेश करना पड़ेगा सियासतदानों को, और उसका और वो ये हो सकता है कि इंतखाबात का ऐलान किया जाए या फिर कोर्ट की तरफ से कहा जाए, परसू किया जाए, कोई आईनी हल तो मैं कहता हूँ आईनी हल यही है कि ये असम्बलियों का बैठ के अपोजिशन को साथ बिठाएं। मैंने असम्बली में भी कहा है कि सबको साथ मिला के बैठ के कहें ये मुश्किलात हैं, उनका सामना तो करेंगे, ये हल है, और पाकिस्तान की कौम को हम धोखे में रखने के बजाय ये इंतखाबात देते हैं। अच्छा, मैं शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई है जावेद हाशमी साहब की तरफ से, और मियां साहब ने भी आज मुतालबा किया कि ऐलान करें इसका, लेकिन कौन कराएगा? देखिए, अदम एतमाद हो नहीं रही, वजीर आजम जा नहीं सकते, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के खिलाफ हो नहीं रही, कोर्ट के अंदर ये मामला है और सारा बर्डन भी कोर्ट के ऊपर है। तो आप क्या समझते हैं कौन सा ऐसा मार्का हो जाएगा अगर हुसैन हक्कानी सुल्तानी गवाह बन जाते हैं, फिर ये मामला तय हो सकते हैं? उनसे राब्ता हो गया वैसे लोगों का, कुछ लोगों का? उन्होंने खुद राब्ते किए होंगे। ज़ाहिर आज आसमा जहांगीर ने भी बयान दिया है कि वो अगर बाहर निकलेंगे तो उससे बयान दिलवा दिया जाएगा। ये मैंने नहीं कहा, पता नहीं आपने आज अखबारों की शायद सुर्खियां नहीं पढ़ी, ये तो मैं बहुत पहले से उनकी आदात से वाकिफ था। मैं जो बात मेमो गेट पर एक लाइन का बयान देना चाहता हूं कि ये मामूली बात नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मोहर के साथ एफिडेविट दाखिल किया है, और उस एफिडेविट के बाद पिछले कई फंक्शनों में जिसमें बड़े अहम हमारे दोस्त ममालिक के मेहमान आए, वो उन फंक्शंस में नहीं गए, जो कि एक सलीके और तरीके से शेख साहब से मेरा राब्ता मुनक़ता हुआ है। इफ्तिखार साहब, हमारी रिजर्वेशन आप क्या कहेंगी? फिर मैं शेख साहब से दोबारा बात करूं कि उनका ये कहना है कि ये इनका जाना तो ठहर गया। आसमा, मुझे इनके जाना ठहर गया कि मेरा इशू नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ही कुछ और है। मुझे तो खबर भी दी है कि हुसैन हक्कानी सुल्तानी गवाह भी बन रहा है। बहुत अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा। मैंने मसूद महमूद को भी सुल्तानी गवाह बनते देखा है। देखिए, इशू ये नहीं है कौन सुल्तानी गवाह किसके लिए बन रहा है, कौन किसका जाना ठहर गया। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा फिक्र है। मुझे ये फिक्र नहीं कि ये जाने वाले कब जाते हैं, लेकिन सवाल है कि आने वाले मुझे धोखा तो न दें। मुझे अब इस दफ़ा मैं डर रहा हूँ, मुझे अब वोट देते वक्त मैं सोचूंगा 88 से लेके आज तक लोगों ने वोट दिया है बगैर किसी प्रोग्राम के। किसी ने कहा फलाना ज्यादा खूबसूरत है, किसी ने कहा कि फलाने की कुर्बानी ज्यादा है। लेकिन अच्छा, मैं दोबारा शेख साहब के पास जाती हूँ, फिर आपके पास वापस आती हूँ। शेख साहब, आप ये कह रहे थे कि अब आसमा जहांगीर ने भी हाथ खींचा है, अदम एतमाद किया है, उन्होंने भी ये कहा है, राब्ते भी हो गए हुसैन हक्कानी से, वो भी गवाह बनने के लिए तैयार है। बिल्कुल उलट बात कर रही हैं। मैंने ये नहीं कहा राब्ते हो गए हैं, ये एक मुख्तलिफ लफ्ज आप इस्तेमाल कर रही हैं। आपने ये कहा कि आसमा जहांगीर ने हाथ खींच लिया, नहीं, मैंने ये कहा कि उन्होंने खुद अपने जराए से राब्ते की कोशिश की है, किसी ने उनसे राब्ता नहीं किया। और दूसरी बात आसमा जहांगीर साहबा ने आज खुद की है कि भाई अगर इनको वहां से निकल गए तो इनसे बयान ले लिया जाएगा। मैंने नहीं कहा। और क्या जिस पर शकूक हो या शक हो, जिस पर इल्ज़ाम हो किसी सीरियस केस का जिसमें पाकिस्तान का एक बड़ा अदारा मुलव्वस हो, वो मुल्क के वजीर आजम के घर में पनाह लेता है? फिर अजीत सिंह का क्या जुर्म है? फिर उनका क्या जुर्म है जिन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ इंटेलिजेंस मुहैया की या उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज की, जो आज जेलों में है इंडियंस। देखें, बात बड़ी मुख्तसर है। वजीर आजम हाउस एक तकद्दस का हाउस है, ये नहीं कि वहां बंदा कौन रह रहा है। एक प्रेसिडेंट हाउस एक तकद्दस का हाउस है, ये नहीं कि वहां रह कौन रहा है। मसला ये है कि इन हाउसेज में वो लोग रहते हैं और जो कोर्टों में ऐसे आते हैं जैसे कि खुदा न खास्ता के मैं उसके लिए जुमला नहीं कोई कहना चाहता, नामुनासिब होगा कि असल मसला क्या है। मसला यह है कि आप जब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं 6 ग्रुप हैं इस पाकिस्तान में, बुनियादी तौर पर एक ग्रुप है प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, 2 लोग ये हैं, एक है DGISI एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक आप हैं और एक जुडिशरी है। ये दुनिया आज पाकिस्तान की सियासत जो चल रही है या जो न्यूज आ रही है, जो फिल इन दी ब्लैंक्स कर रहे हैं चैनलों में, ये 6 हजरात हैं। उन 6 हजरात में अगर ये फजा बन रही है कि 17 रुकनी जज ये कहता है, फुल कोर्ट ये कहती है कि NRO का खत लिखो, वो नहीं लिखते, वो कहते हैं जाओ नहीं लिखते।
तो आपको क्या लग रहा है अब क्या होगा? देखें जो तो होगा, 4 साल से नहीं किया। मुल्क और कौम एक बंद गली में दाखिल है, ये औस दर्जे के लोग हैं। इन्होंने अगर हल तलाश करना है तो एक आर्जी हल जो है, एक अबूरी हल जो है वो ये है कि किसी एक आदमी पर एक कौम को दोबारा मुनसिफाना वोट का हक दिया जाए। और इसीलिए जनरल मुशर्रफ भी वापस आ रहे हैं। उसका मुझे नहीं पता, मुझे अपनी चीज से आप हटा देंगी बात से। फिर जो इफ्तिखार साहब ने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब लोग आज तक मैंने प्रिंटिंग प्रेसेस से क्वाइफ निकाले हैं कि पार्टियों ने अपने मंशूर 10-10 हजार से ज्यादा नहीं छापे हुए। अब ये इंटरनेट आया तो लोगों ने अपने मंशूर डाले हैं इंटरनेट पे और कंप्यूटर पे, वरना लोग तकरीरों और तस्वीरों से वोट हासिल करते थे। पाकिस्तान में जो मीडिया इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है, उसका एक बड़ा कलीदी रोल है आने वाले इलेक्शन में, लेकिन उसमें भी जिनके पास दौलत है वो टाइम सारा हायर कर लिया करेंगे। ये उसी तरह हो जाएगा जिस तरह अमेरिकन की सूरत हाल है, ये दूसरी अर्जेंटाइन या दूसरे मुल्कों। अच्छा, मैं मुख्तसर ये आपको लग रहा है कि अब हुकूमत का जाना ठहर गया? ये बार बार आप मेरे मुंह से ये निकलवाना चाहती हैं। मैं आपकी ख्वाहिश पे खबर नहीं दे सकता। मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि 12 मार्च से पहले मैं 6 महीने से जो बात कह रहा हूं उसी पे कहा। मैंने ये खबर निकलवा ली आपसे। मैंने खबर आपसे निकलवा ली। नहीं, आप नहीं निकलवा सकती। अभी मैं इतना भोला नहीं हूं जितना आप समझ रही हैं। मैंने कहा कि मार्च से पहले आप मुझे लफ्ज मुकम्मल करने दें कि 12 मार्च से पहले पाकिस्तान की सियासत के अहम दिन है, फैसला कुन दिन है, और इसमें कोई भी ऐसा फैसला हो सकता है और खुदा करे ये जमहूरियत पाकिस्तान और 18 करोड़ लोगों के हक में हो। इफ्तिखार साहब, फाइनल वर्ड्स, आपको क्या लगता है और अबूरी हुकूमत क्या हल होगी इस पूरे, जो कि मैं डिस्कशन से समझी हूँ कि एक अबूरी हुकूमत बनाई जा सकती है वगैरह, ये भी हल हो सकता है? और क्या अनारकी ज़्यादा नहीं फैलेगी? मैं नहीं मानता कि अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का कोई भी हल हो सकती है। अबूरी हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनली 30 डेज़ के लिए आ सकती है। बहुत ज़्यादा खींचतान आप करेंगे तो उसको 90 डेज़ के लिए ले जाएंगे। 90 डेज़ के अंदर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात है कि 12 मार्च तक के फैसला इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट के इंतखाबात तक न जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये तमाम लोग जो जमहूरियत की बहुत बात करते हैं उनसे फिर सवाल किया जाएगा आज से 3-4 साल के बाद कि जब एक पार्टी जा रही थी इलेक्शन की जानब और सेनेट का इलेक्शन जमहूरियत का हिस्सा था तो जानबूझ के इसको इशू क्यों बनाया गया? मार्च ही क्यों नहीं आप फैसला करते कि सब कुछ पैकअप करना है कल, ताकि मार्च की बात क्यों करते हैं? और अगर आपने पैकअप करना है गैर आईनी तौर पे तो फिर माफ़ कीजिएगा, जमहूरियत की बात किसी को कहनी जेब नहीं देगी। फिर ठीक है, जिसकी ताकत है, जिसके पास ताकत है वो इस मुल्क को चला ले। इससे पहले भी हुक्मरान अपनी ताकत में बिना पे मुल्क को चलाते रहे हैं और हुक्मरान आएंगे वो चला लेंगे। लेकिन ये जो झूठ आवाम से बोलने की कोशिश की जा रही है ना कि ये खराबियां जो हैं इसकी सारी वजह ये 4 लोग हैं, ये 4 साल की हुकूमतें हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। लोगों को मत बहकाओ, लोगों को मत गलत तरीके के ऊपर वो रास्ता दिखाओ जो रास्ता बेहतरी का नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मखदूम जावेद साहब, शेख रशीद अहमद साहब और इफ्तिखार अहमद साहब। सेनेट इलेक्शन हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, अबूरी हुकूमत आएगी, नहीं आएगी, जनरल मुशर्रफ भी पाकिस्तान आने की तैयारियों में हैं, वो किस सेटअप का हिस्सा बनेंगे? क्या किसी आने वाली जमात के पास पाकिस्तान के मसाइल का हल होगा? और क्या हुसैन हक्कानी सुल्तानी गवाह बन जाएंगे? ये बहुत अहम सवालात हैं, इनके जवाबात आपको देने हैं और आपने हमारा प्रोग्राम अब नए टाइमिंग्स के मुताबिक पीर से जुमेरात 8 बजे ज़रूर देखना है और उसके बाद फैसला आपका।